Hey guys, so in this video we are going to do the amendment procedure of the Constitution of India. So जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, so it provides a balanced approach to the amendment of the constitution, right? So ये बहुत रिजिड भी नहीं है जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसीजर भी नहीं है जैसे ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट प्रोसीजर है। सो आर्टिकल 368 जो है पार्ट 20 में ये पार्लियामेंट के पावर्स को आउटलाइन करता है कि कैसे अमेंड कर सकती है। ओके, सो इट कैन डू थ्रू द एडिशन ऑफ द प्रोविजन और थ्रू वेरिएशन ऑफ द प्रोविजन और थ्रू द रिपील ऑफ एनी प्रोविजन फॉलोइंग द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत दी गई है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए बोली जाती है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। विल सी दैट कैसे है और क्यों। सो केशवानंदा भारती केस 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था उसके अंतर्गत ऐसा बोला गया था कि पार्लियामेंट के जो आर्टिकल 368 के पावर्स हैं अमेंडमेंट करने के लिए वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकते। ओके, सो दिस प्रिंसिपल एंश्योर दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन इवॉल्व ओके फ्रॉम टाइम टू टाइम बट इट्स फंडामेंटल कैरेक्टर मस्ट रिमेन प्रोटेक्टेड। ओके, so Article 368 cannot alter the basic structure of the constitution। ये केशवानंदा भारती केस में बोला गया था। नाउ लेट्स सी दैट द अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसे पूरी प्रोसीजर है। सो फर्स्ट बिल इनिशिएट किया जाता है। सो बिल जो है वो कोई भी हाउस में किया जाएगा पार्लियामेंट के, आइदर लोकसभा और द राज्यसभा, बट हाँ स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन करेगा? तो मिनिस्टर भी कर सकता है या तो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। हु इज अ प्राइवेट मेंबर? तो जो एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर होगा। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए। ओके, सो जैसे मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, वैसे इसमें नहीं चाहिए। अभी बिल जो है वो हर एक हाउस में सेपरेटली पास होना चाहिए बाय द स्पेशल मेजोरिटी, राइट? सो स्पेशल मेजोरिटी से हर एक हाउस में पास होना चाहिए। अगर मान लो डेडलॉक हो जा रहा है तो जॉइंट सेशन का प्रोसीजर, जॉइंट सेशन जो है वो नहीं हो सकती इसमें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल मेजोरिटी यानी क्या? जैसे मान लो 250 जने हैं मान लो राज्यसभा में, ओके 250 पीपल्स आर देयर। सो इसमें स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? तो 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी 126, एक ये हो गया, राइट? और मान लो 250 में से 210 मेंबर प्रेजेंट है तो 210 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ओके, टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है, सो टू थर्ड मल्टीप्लाई बाय 210 तो कितना होगा? सो इट्स 140। सो इस नंबर में अगर जो भी बड़ा होगा ना, सो वो आपकी मेजोरिटी चाहिए। तो 126 और 140 में से बड़ा क्या है? so 140, so it means that out of 210 140 votes are required for passing that bill। अगर मान लो, अगर मान लो 250 में से मान लो 150 जने प्रेजेंट है, मान लो, तो एक तो 126 तो होगा ही क्योंकि 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 तो 126 एक तो होगा ही। और 150 जने प्रेजेंट है तो 150 प्रेजेंट और वोटिंग करेंगे उसमें से टू थर्ड यानी अराउंड 100। तो इसमें से बड़ा क्या है? 126। तो इसका मतलब कि 150 जने जो प्रेजेंट है उसमें 126 वोट्स चाहिए फॉर पासिंग द बिल। तो ये आपकी स्पेशल मेजोरिटी हो गई। स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। तो जहां भी वेर एवर द फेडरल प्रोविजंस आर इनफ्रिंज, जहां भी फेडरल प्रोविजंस की बात आए तब लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, विधानसभा का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए फॉर सपोर्टिंग द बिल। और ये रिजोल्यूशन यू कैन से सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो मान लो आज की तारीख में 28 स्टेट्स हैं। ओके, सो अगर 15 स्टेट्स पास कर रहे हैं विद द सिंपल मेजोरिटी फॉर सपोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो वो पर्टिकुलर बिल रेटिफाई हो जाएगा स्टेट्स के द्वारा, इरिस्पेक्टिव दूसरे 13 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में ये सब होने के बाद ये बिल पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। सो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट हैज टू गिव द असेंट, right? He cannot withhold like the ordinary bill or money bill and cannot return the bill for the reconsideration। इसका मतलब कि अगर पार्लियामेंट पास कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव द असेंट। और ये चीज कहां से आई थी? तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी।
नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ अमेंडमेंट आर देयर। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है तो एक है सिंपल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर्स के प्रोविजंस हैं वहां पे स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी से आपका किया जाता है। दूसरा, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे किए जाते हैं। And last one is simple majority of the parliament, that is present and voting by 2+1। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं उसके लिए यूज किया जाता है। सो जो आर्टिकल 368 है ना उसके अंतर्गत 1 और 2 दिया गया है, 3 इज नॉट गिवन अंडर द आर्टिकल 368। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ विल सी दैट सिंपल मेजोरिटी कहाँ चाहिए, राइट। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल के डिफरेंट प्रोविजंस सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जाते हैं। सो वन इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। सो जैसे लाइक आपको कोई नया स्टेट बनाना है या किसी स्टेट को एडमिट करना है जैसे सिक्किम को किया था, या फिर किसी की स्टेट की एरिया को अल्टर करना है जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, या तो बाउंड्रीज चेंज करनी है, या तो नेम चेंज करने हैं जैसे पौंडीचेरी पुडुचेरी, राइट, एक्स वाई जेड। सो वहां पे आपका सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। फिर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने हैं, ज्यादा पावर देने हैं, जुरिडिक्शन देनी है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो भी आपका सिंपल मेजोरिटी से। फिर सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है, या तो फिर कोई भी इलेक्शंस जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शंस, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशंसीज के डेलिमिटेशंस काउंसिल्स बनानी है, तो ये सब आप सिंपल मेजोरिटी से बना सकते हो। फिर पार्लियामेंट के इंटरनल अफेयर्स जैसे पार्लियामेंट के रूल्स, पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट की कोरम एंड सैलरीज। तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आप जस्ट सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, नॉट अ स्पेशल मेजोरिटी। सो लेट्स सी द स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट कंसेंट अमेंडमेंट्स। तो जहां पे फेडरल प्रोविजंस इन यू कैन से इंटरफेयर होंगे, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने देखा था कि स्टेट के लेजिस्लेचर के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर उसकी प्रोसीजर को चेंज करना है तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड, राइट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स की, तो देख लेना। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स को चेंज करना है, राइट, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, तो वो भी स्टेट की रिक्वायरमेंट चाहिए, राइट। फिर लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई भी अगर सब्जेक्ट सेवंथ लिस्ट में जो है उसको चेंज करना है तो वहां पे आपको स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। जैसे हमने देखा था ना फॉरेस्ट और एनवायरमेंट, ये सब सब्जेक्ट स्टेट में से कंकरेंट में आए थे, तो तब वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट किया गया था। एंड थर्ड इज जुडिशियल स्ट्रक्चर। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चेंज करना है तो वहां पे भी आपको स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी को चेंज करना है तो वहां पे आप स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हो, वहां पे रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट नहीं चाहिए। अगर हम क्रिटिसिज्म देखें इसके, तो जैसे ये अमेंडमेंट प्रोसीजर को बोला जाता है कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट द अमेंडमेंट, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। अमेरिका में स्टेट्स कर सकते हैं इनिशिएट। फिर यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं दी गई है कि कितने टाइम फ्रेम में स्टेट को रेटिफाई करना है अगर उनको बिल भेजा गया है तो। फिर कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का, तो अगर डेडलॉक हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच तो वहां पे फिर बिल एंड हो जाता है। और बहुत सी अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है, राइट। एंड देर इज नो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन फॉर अमेंडमेंट। कोई स्पेशल बॉडी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो अमेंडमेंट प्रोसीजर्स को इनिशिएट कर सकती है। तो ये पावर पूरा पार्लियामेंट को दिया गया है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। अगर स्ट्रेंथ देखें तो it strikes the balance between the flexibility, that is UK, and rigidity, that is American Constitution. So it enable us to adapt the changing needs while preserving the core values, right? तो ये भी एक important है और इसने effective prove किया है खुद को over the decades. This is very important and it protects the fundamental structure while allowing the evaluations. तो जो ये procedure है ऐसा बोला गया है कि it enable us to adapt the changing needs of the society and also to preserve our fundamental character of the society. तो जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए वो इतना सॉलिड और परमानेंट होना चाहिए जैस जितना हम बना सकते हैं, बट उसमें कोई परमानेंस नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैव द परमानेंस,
ओके, देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अगर नेशन को आप परमानेंट बना दोगे ना, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा इन द इवॉल्विंग सिचुएशंस। तो इसके कारण ये बाबा आम्बेडकर ने ये नोट करके इवेल्युएशन ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर्स बनाई है, राइट? इट अवॉइड्स बोथ rigidity and flexibility. So thank you for it. If you like the video, please subscribe the channel, hit the bell icon button and share